नमस्कार। आज के जो पेपर कटिंग है इस वीक के पूरे, उसके तरफ आपका हम ध्यान दिलवाएंगे इस वीडियो में। और आपका काम है कि वीक भर का पेपर अपना पढ़िए, बना के रखिए। जब हम आपको ध्यान दिलवाएं तो इस इंटेंशन से भी आपको ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है। जो भी हम पेपर में आपको जिन न्यूज पे इंटेंशन दिलवा रहे हैं, आप मान के चलिए कि वहां से प्रश्न रहना है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनी के लिए या जो भी लोग पेपर सेट करते हैं, उनको भी तो प्रश्न सेट करने के लिए कोई कारण चाहिए। तो कारण उनका कहाँ मिलेगा? न्यूज में ही मिलेगा। और उस न्यूज से चीज़ों को लिंक करके, कनेक्ट करके प्रश्न पूछते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से। तो कोई ना कोई चीज़ का, किसी ना किसी कार्य का कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो इनको प्रश्न पूछने का कारण कहाँ मिलता होगा? न्यूज में मिलता होगा, पेपर में मिलता होगा, है ना। जो चीज़ें चर्चा में रहती है वहाँ से वो लिंक करते होंगे। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या न्यूज़ में बने रहना बहुत जरूरी है। उसमें थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम देख रहे थे कि अभी कटिंग में जिसके तरफ आप इंटेंशन हम दिलवा रहे हैं कि सरिस्का में बड़ी बाघों की संख्या, इस न्यूज पे इसलिए ध्यान गया क्योंकि सरिस्का जो अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर, ये तो वैसे भी ये सवाल पूछता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये न्यूज में आया है तो जाहिर सी बात है कि इस ओर ध्यान जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पे रखना क्या ध्यान है कि एक तो ये बाघ का अभ्यारण्य है। अब ये 3 नए शावक को अगर जन्म दिया गया है तो या इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, इस वजह से ये न्यूज में आया है। और इस वजह से हम लोग को जो ध्यान रखना है कि भाई ये अभ्यारण्य कहाँ है, किस नदी बेसिन में है, ठीक है। सरिस्का में सांबर, चीतल, नीलगाय और लंगूर आदि भी पाए जाते हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में अब 11 वयस्क बाघ और 14 वयस्क बाघिन और 8 शावक हो गए हैं। इसकी संख्या तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यह अभ्यारण्य कहाँ है और ये किस नदी घाटी बेसिन में है। और साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभ्यारण्य है ये जहाँ पे पशु अभय अरण्य, मतलब बिना डरे जंगल में घूम फिर सकते हैं। जहाँ पे आप जाइएगा घूमने तो आप रहिएगा गाड़ी में, जानवर होंगे जंगल में खुले, अभय, निडर, चिड़ियाघर नहीं है ये, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इस न्यूज को जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और भी आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी जो आपके काम के होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये वाला जो न्यूज है, इस न्यूज की तरफ भी आप ध्यान दें कि राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी कानून बना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना ये उत्तराखंड। हालांकि इससे पहले गोवा में तो पहला राज्य तो गोवा था जिसने यूसीसी को अपने लागू कर रखा था। अब ये जो न्यूज है कोई आज कोई नया आपसे, ये कोई नया चर्चा में नहीं है। ये हमें जैसे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा वहां से प्रश्न भी आते हैं। वैसे ही आजकल आर्टिकल 44 जो भाग 4 का जो आर्टिकल 44 नंबर है, वहां पे समान आचार संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि जैसे आईपीसी है ना, इंडियन पैनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, मान लीजिए कि उसमें पहले आर्टिकल 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा होती थी। अब तो उसमें कुछ सुधार हुए हैं, तो वो मुस्लिम को भी वही सजा होगी, हिंदू को भी वही सजा होगी, सिख को भी वही सजा होगी, ईसाई को भी वही सजा होगी। लेकिन जब संवैधानिक पहलू में आते हैं तो कुछ कानून मुस्लिमों के लिए अलग है, कुछ कानून हिंदुओं के लिए अलग है। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे अलग अलग क्यों है। सबको इक्वल करने के लिए ऐसी व्यवस्था राज्य अपने यहाँ करती है, और इसके लिए पूरे भारत में भी लागू करने की बात चल रही है। धीरे धीरे चीज़ों को की तरफ ध्यान रहेगा कि क्या रहेगा, आगे क्या देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होगी, आर्टिकल 44 जो भाग 4 का हिस्सा, ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगा। और पूरी तरीके से आपको इस न्यूज को पढ़ने की क्या है आवश्यकता है। इसमें और भी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और आपके एग्जाम में ये काफ़ी काम आएगा। ये करेंट में है, लेकिन आर्टिकल 44 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पॉलिटी का प्रश्न हो जाएगा। न्यूज करेंट में है और सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है। ये आपका 43 देशों के जो ग्लोबल आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है,
143 देशों के ग्लोबल इंडेक्स। अब इसमें एक 143 देशों का 143 देशों के ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी सवाल पूछता है कि 143 देशों के अंतर्गत ना पूछे, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें हम देख रहे थे कि 5वें स्थान पर इजराइल को रखा गया है। अब ये थोड़ा सा न्यूज हमको, ये थोड़ा सा रिपोर्ट हमको थोड़ा आश्चर्यचकित किया कि जो देश युद्ध में अभी संलिप्त है उसको हैप्पीनेस इंडेक्स में 5वां स्थान कैसे मिला। हो सकता है कि अगले बार जब ये रिपोर्ट बने तो उसमें इजराइल का रैंक थोड़ी सी कम आए, लेकिन ये तो आश्चर्यचकित कर रहा है हमको कि इजराइल 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं और ऐसे जाएंगे तो हमको केवल भारत से ही मतलब है। अभी आगे पढ़ेंगे कि यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर जारी इंडेक्स में भारत से नीचे लीबिया, इराक, पाकिस्तान और नाइजर जैसे देश हैं। यह रिपोर्ट गैलप, द ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और WHR एडिटोरियल बोर्ड की साझेदारी से ये बनाई गई है। इसका प्रकाशन सबसे पहले 2012 में किया गया था। इसी कारण से ये सब न्यूज पढ़ना जरूरी है। ये सब तरह के इंफॉर्मेशन भी आपको मिलते हैं। अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर रखा गया और पाकिस्तान को 108। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन न्यूज पढ़ने से आपको इस तरह से कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स में फिनलैंड को लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 7वीं बार, तो ध्यान रखेंगे 7वीं बार। कभी कभी इस तरफ भी ध्यान जा सकता है एग्जामिनी बोर्ड को, जो प्रश्न सेट करती है। तो आपके लिए मूल 126 है। इनके आधार क्या है ये देख लीजिएगा। फिनलैंड अगर 7वीं बार से लगातार नंबर 1 पे है तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, कौमी बार ये हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो इस तरह से इस न्यूज को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे इस टॉपिक को भी आप देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इसमें तो आपको जो ये सी विजिल ऐप है यही आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सी विजिल ऐप आपसे पूछेगा तो अब इसका क्या उद्देश्य है, किस कारण से है? तो भाई आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा से संबंधित कुछ ये है। तो देखेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और आचार संहिता के उल्लंघन न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आप चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं। आयोग इन शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किए जाने का दावा। अगर इतना भी ऑब्जर्व है, आप ऑब्जर्वेशन इस न्यूज को किए हैं, तो जब ये आपसे सवाल पूछेगा तो विकल्प देख के तुरंत कनेक्ट कर लीजिएगा कि चुनाव से कुछ संबंधित मामला है। ठीक है, एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल फोन से फोटो या ऑडियो या वीडियो लेकर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने की इसमें सुविधा है। ध्यान रखिएगा, ये 2019 में कर्नाटक जो विधानसभा की चुनाव कराया गया था उस दौरान इस ऐप को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इस न्यूज को पढ़िए और सी विजिल ऐप क्यों, किस उद्देश्य से, कौन से विधानसभा में सबसे पहले इसका यूज किया गया था और किस संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है, इस पर आपको ध्यान रखने की क्या है, आवश्यकता है। अगला जो आपका प्रश्न है, ये टॉपिक है न्यूज में, अब यहां से हमने लिया है। देखिएगा कि प्रयोगशाला में डिजाइन किया कृत्रिम कोरल रीफ, समुद्र में बनने लगा जंगल। अब इस न्यूज को हम जब पढ़ रहे थे इसमें कई चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी। आप वैसे भी ध्यान रखते हैं, पढ़ने के दरमियान भी आपका ये रिपोर्ट रिवाइज होता है कि भाई जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के नीचे पाए जाने वाले कोरल रीफ
परवाल या मूंगे की चट्टान तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। ये न्यूज में इस तरह से न्यूज आ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि समुद्र के जल को साफ रखा जाए और उसके पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को लेकर कदम उठाए जाए। इसी कड़ी समुद्र विज्ञानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर दीनबंधु साहू और KIIT भुवनेश्वर की सिविल इंजीनियर संकाय में प्रोफेसर डॉक्टर, तो इस तरह से न्यूज पढ़ेंगे तो इस पढ़ते समय आपको कई जगहों पे आपको कुछ ऐसा आपको न्यूज आएगा कि इस बार जल दिवस की थीम ही है जल समृद्धि और शांति के लिए। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। और इसको फिर आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे तो और भी चीजें आपको, समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, इससे कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं, तो इत्यादि कनेक्टिव न्यूज आपको इसमें पढ़ने को मिलता है, जो आपके इकोसिस्टम में इकोसिस्टम से अगर प्रश्न आता है, पारिस्थितिकी तंत्र से कोई प्रश्न आता है, तो यहाँ से अगर ध्यान जाता है तो एग्जामिनर निश्चित रूप से कनेक्ट करके पूछ सकता है। मछली उत्पादक देश भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें आप ये सब चीजें कनेक्ट हो रही थी। आप पढ़ेंगे तभी ये सब, अगर आपके सामने हम चीजों को लेकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस न्यूज के अंदर कोई ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस वीक में निश्चित रूप से पेपर पढ़ रहे होंगे तो इस न्यूज पे ध्यान गया होगा, नहीं ध्यान गया होगा तो एक बार फिर से आप ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। अब ये जो न्यूज है, इसका मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप इस न्यूज को इसलिए पढ़िए कि कई देशों में होने वाले हैं चुनाव। तो 2024 में भारत में तो चुनाव हो ही रहा है, इसके साथ भी कई देशों में चुनाव हो रहे हैं। इससे आपको कनेक्ट करना थोड़ा आसान होगा कि भाई अगर इस पूरे देशों में इतना परिवर्तन होता है तो एक वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसा तो हमको नहीं लगता कि प्रश्न बनाए कि भाई 2024 में निम्न में से किन किन देशों में चुनाव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पढ़ने से हमारा दिमाग का जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो थोड़ा सा संवर्धित होता है। मानव प्रोटीन में इबोला विषाणु बढ़ाता है अपनी तादाद। देखो, इबोला जो विषाणु है, इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है इससे, लेकिन मानव ने, अब देखिएगा कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में इबोला विषाणु के प्रजनन के तौर तरीके का पता लगाया है। ये न्यूज पूरा पढ़िए, इसमें पढ़ते समय आपको आएगा कि कैसे यह घातक विषाणु यूबीक्यूटिन नामक मानव प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। तो ये यूबीक्यूटिन नामक प्रोटीन है, एक प्रोटीन का नाम है जो मानव प्रोटीन के साथ ये क्रिया करता है इबोला वायरस, और इससे ये आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। रक्तस्रावी बुखार के अंतर्गत इसके लक्षण देखे जाते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं इबोला वायरस के, तो इसमें पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें लिंक होंगी। ठीक है, बाकी कुछ विशेष इंपॉर्टेंस नहीं, पहले भी इससे आ चुका है। अभी इसका कुछ अगर प्रकोप बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न के रूप में थोड़ा दूसरे तरीके से देखने को मिल सकता है। या इबोला वायरस है क्या, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये मानव के अंदर किस प्रोटीन के साथ क्रिया करता है, तो यूबीक्यूटिन नामक प्रोटीन के साथ। तो ये सब आपको पढ़ने से मिलता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में देखिए, इस वीक में ये भी न्यूज आया जो आपके लिए VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, मतलब कि HDI से प्रश्न पूछने वाला है। तो भारत 193 देशों की सूची में 134वें पायदान पर है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि जब आप ये ध्यान रखेंगे तो इसके आधार भी, रैंक तो पूछता ही है, इसके बेस भी पूछ देता है। ठीक है, इसका बेस क्या पूछ देता है कि इनमें जीवन प्रत्याशा एक बेस, शिक्षा दूसरा बेस, और प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 बेस पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले जाते हैं। तो ये भी आपको बेस भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कई हम इस पढ़ रहे थे, बहुत आंकड़े इसमें है। ठीक है, और इन न्यूज को पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें अपडेट्स आंकड़ों के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको निश्चित रूप से इस न्यूज को पढ़िएगा। हम बेसिक चीजें आपको ध्यान में दिलवा रहे हैं, इस न्यूज को पूरा पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है,
आप देखेंगे प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। तो ध्यान रखेंगे, प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को। ये प्रख्यात साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आपको मैगजीन में नहीं आएंगे, मंथली आएंगे। अब पेपर में पढ़िए, यहां ध्यान रखिए, फिर मैगजीन पढ़िए, तो कई लेयर में चीजें जब रिवाइज होंगी तो हमको नहीं लगता है कि करंट से कोई प्रश्न छूटेगा आपसे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे इंफॉर्मेशन। बाकी बातें नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। कोविंद समिति एक साथ चुनाव कराने पर राष्ट्रपति को आज सौंप सकते हैं रिपोर्ट। ये न्यूज जब ये इसीलिए दिलवाया गया है, ध्यान इस पे कि पढ़ के इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कनेक्शन है इससे कि भाई कोविंद समिति किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो चर्चा में रहा था पिछले साल, आप देखे होंगे कि भाई जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उसी को कोविंद समिति कहा जाता है। उसका काम ये था, इस काम के लिए समिति बनाई गई थी कि भाई पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव कराया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में ये रिपोर्ट बनाए और इसको राष्ट्रपति को उन्होंने सौंपा है। तो कोविंद समिति किस विषय से संबंधित है, ऐसे जुड़ के प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए हमने आपको इस कोविंद समिति की तरफ आपको ध्यान दिलवाया है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केरल हाई कोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। कोलेजियम ही जजों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश करती है और सिफारिश पे फिर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। आप देखेंगे कि कोलेजियम भी 3 तरीके से बनता है। एक तो 3 टाइप का बनता है। एक तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफर करना हो, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी हो, तो इसके लिए कोलेजियम की व्यवस्था होती है। कुछ जजों के बेंच बैठते हैं और वो ये तय करते हैं, सिफारिश करते हैं कि इनमें से किनको राष्ट्रपति जज बनाना है। 2029 में लोकसभा विधानसभा 2029 के लिए रिपोर्ट सौंपे हैं। देखिए वही रामनाथ कोविंद वाला मामला, जो कोविंद समिति है, जो रिपोर्ट सौंपते हुए यहाँ फोटो दिखाया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की सिफारिश है इसमें, कि 2029, अभी तो 2025 का चुनाव होने वाला है, 2029 में जो चुनाव होगा वहां पे ये ध्यान, माने कि इस रिपोर्ट का कहना है कि 2029 में आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ करा सकते हैं। इससे संबंधित कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति को सौंपे हैं। तो इस न्यूज पर भी ध्यान रखिएगा, अभी हम इससे संबंधित चर्चा की ही है। तो इस तरफ भी ये छोटे छोटे खंड में न्यूज रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहते हैं। चीन से आगे निकला भारत, वैश्विक व्यापार में 2024 में तेजी से आने की उम्मीद। तो निर्यात जीडीपी अनुपात और सेवा निर्यात के मामले में चीन से आगे निकल रहा है भारत। तो इस न्यूज को भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये जो कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाले वैश्विक उत्पादन हिस्सा 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर फिर आपस आ गया है। इसमें कहा गया है कि 2023 में सुस्ती के बाद 2024 में व्यापार वृद्धि में तेजी आने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बातें सामने आई हैं। तो पढ़िएगा इस न्यूज को पूरी तरीके से, थोड़ा सा एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस से हुए समझौते। तो मॉरिशस से जिन विषयों पे समझौते हुए हैं, अब उन विषयों से प्रश्न हो ना हो, लेकिन मॉरिशस प्रश्न के रूप में आ सकता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति मॉरिशस गई हैं। मॉरिशस आइलैंड किस महासागर में है, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, वहां पे कोई हमारा बेस बन रहा हो तो उससे संबंधित हो सकता है प्रश्न। लेकिन जो
जिस वजह से राष्ट्रपति वहां गई हैं मजबूत द्विपक्षीय साझेदार को और गति प्रदान करने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ बातचीत के बाद समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें भारतीय अनुदान सहायता से कार्यान्वित 14 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन माध्यम से मॉरिशस की नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नींव रखी है। तो इस सब न्यूज पढ़िए, अपना पढ़ के अपना देखिए, कम से कम कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ये तो एक बार जेहन में रिपीट हो जाएगा। देश में पहला आम चुनाव तो 1951 में हुआ, पर लक्षद्वीप में 16 साल बाद हुआ। अब देखिए इस न्यूज का बस क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग शक्तिमान देखते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, माने बेसिक नॉलेज इसमें कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे जीबी मावलंकर को तो आप जानते ही हैं, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। सुकुमार सेन जो पहला लोकसभा चुनाव दूसरा लोकसभा चुनाव को क्या किया था, करवाया था। तो सुकुमार सेन, फिर श्याम शरण नेगी पहले मतदाता, बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना बिहार में। अब ये कम से कम कुछ नहीं तो ये वाला पॉइंट ट्रेडिशनली आपको तो ध्यान में रखना ही पड़ता है। तो जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, और चूंकि 1951 में पहली लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें लेकिन लक्षद्वीप जो अभी आइलैंड बड़ी चर्चा में था उसमें पहला लोकसभा चुनाव 1967 में कराया गया था। तो इस तरह का बॉक्स में भी देखिएगा, ये फोटो देखने से आपको लग रहा है ना कि ये बहुत पुराना न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, ठीक है, उस समय का 1951 का हो सकता है, उसी समय का ये न्यूज़पेपर हो, वहां से कटिंग आपको कहीं ना कहीं पेपर में आया था, उसको कट करके आपके सामने हमने रखा है, ठीक है। और ये जो श्याम शरण नेगी ये पहले मतदाता हैं। आजाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव फरवरी 1952 में हुए थे, लेकिन बर्फबारी के कारण हिमाचल के लोगों के लिए 5 महीने पहले ही मतदान की व्यवस्था की गई थी। यहाँ की चीनी तहसील के नागरिकों ने सबसे पहले वोट डाला और देश के पहले वोटर बने। श्याम शरण नेगी उन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को मतदान किया था और 2014 में चुनाव आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। समझ जाइए, छोटी सी न्यूज है लेकिन बड़ी रोचक न्यूज है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब एक एक बात को तो पढ़ के सुनाना बड़ा मुश्किल है, हम आपका ध्यान दिलवा रहे हैं कि आपके पास न्यूज़पेपर होगा ही, वहां पे आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। और प्रश्न आते हैं, अगर कोई एग्जाम देके आए, आप देखिएगा जनवरी से लेके अब तक के पेपर कटिंग्स के हमने वीडियो दे रखे हैं। अगर आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप पेपर देखे हैं और फिर न्यूज़पेपर के न्यूज से चाहें आप अपनी संतुष्टि के लिए मिला सकते हैं कि भाई कितने प्रश्न आए कितने नहीं आए। सिरसिया नदी का पानी सबसे प्रदूषित, बिहार में ये जो सिरसिया नदी के बारे में जो न्यूज आया प्रदूषित, सबसे प्रदूषित नदियों में, तो इसके साथ कई नदियों का भी नाम है, जो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि बस जेहन में कुछ नदियों का नाम होना चाहिए। तो मुख्य नदियों का तो नाम होता ही है। तो प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 2018 में 6 से बढ़कर 2022 में 18 हो गई है। पूर्वी चंपारण में सिरसिया नदी का पानी सबसे प्रदूषित मिला, जिसमें बागमती, बूढ़ी गंडक, सिकरहा, नादा, हाग, हौस, गंडक, गंगा, गांगी, घाघरा, हरबोहरा, कमला, कोहरा, लखनदेई, मनुस्मार, परमार, पुनपुन, रामरेखा, सिरसिया और सोन नदी प्रदूषित मिली। इनमें अधिकांश नदियां उत्तर बिहार से गुजरती हैं। एक ज्योग्राफिकली इंटेंशन बढ़ता है इससे, तो एक बार पढ़िएगा। टाटा के धोलेरा संयंत्र में दिसंबर 2026 से शुरू होगा पहली स्वदेशी चिप का उत्पादन, इसको भी पढ़िएगा। आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर चिप ये इत्यादि का क्या इंपॉर्टेंस है, जहां पे रोबोट्स, ड्रोन इत्यादि का दौर आ रहा है, वहां पे चिप का, सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। तो इससे संबंधित चीजें आप पढ़िएगा, इस पे भारत क्या कर रहा है। और टाटा के धोलेरा संयंत्र में दिसंबर 2026 से शुरू होगा पहली स्वदेशी चिप का उत्पादन, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये सवाल बन जाए। जल और हरियाली तभी जीवन सुरक्षित, जीवन हरियाली अभियान चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जल और हरियाली योजना आप पढ़ लेंगे, जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, इसको देख लेना है।
दिल्ली में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, तो ध्यान रखेंगे। और बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली का तो है ही है इंफॉर्मेशन आपके पास, बेगूसराय का भी होना चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। परमार रवि मनुभाई बने बीपीएससी के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए आयोग का तैयारी करते हैं। अब देखिए, ये देखिए, हो सकता है कैमरे पे ये फोटो में आपको दिखाई दे और ना दे, ये कुछ शावकों के फोटो हैं जो नामीबिया से प्रधानमंत्री कूनो अभ्यारण्य में ला के छोड़े थे। उसमें गामनी ने 6 शावकों को जन्म दिया है, तो ध्यान रखेंगे। ये अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, कूनो नेशनल पार्क, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से चीता लाकर कुछ चीता कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। उसमें कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, कुछ मरे भी थे, तो इसी कारण से ये उसका फोटो आपके सामने लाएगा कि हो सकता है कि यहाँ ध्यान अगर जाए तो यहाँ से ये प्रश्न कहीं लिंक ना कर जाए, तो ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले सार्वजनिक किए चुनावी बॉन्ड के आंकड़े। तो ये जो चुनावी बॉन्ड है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, जो एसबीआई जारी करती थी, पहले तो कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता था, उसके आंकड़े जारी करने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तो बिल्कुल होना ही चाहिए ये। तो इस न्यूज पे पूरी भारत का नजर है, ध्यान रखेंगे। और हो सकता है कि इस पर हम एक पर्सनल वीडियो भी हम बनाए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले सार्वजनिक किए चुनावी बॉन्ड के आंकड़े। तो आंकड़े जारी हैं, किन किन लोगों ने कितने राशि की ये बॉन्ड लिए थे एसबीआई से, तो ये सामने है। तो इस पे नजर रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है, या फिर यही आ जाएगा भाई चुनावी बॉन्ड है क्या, कौन जारी करती है, तो ये एसबीआई से संबंधित है, ये सब ध्यान रखेंगे। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन साहब 5वीं बार बने हैं रूस के राष्ट्रपति। तो ये संख्या ध्यान रखिएगा कि हाल ही में पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से राष्ट्रपति बने रसिया में, वो कौमी बार राष्ट्रपति बने हैं रसिया के 5। और देखिए ना, इनको 88% के आसपास वोट मिला है, 88%। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये न्यूज। बस इतना। अभी तो रसिया में आतंकवादी हमला भी हुआ है, तो वो तो है ही। ये आपका यहाँ पे इस वीक का न्यूज कटिंग से संबंधित जो मसले हैं सॉल्व हुए। मेरा बस यही उद्देश्य है कि इन न्यूज की तरफ आपका हम इंटेंशन दिलवाएं और यहाँ से आप थोड़ा सा जागरूक होकर इन न्यूज पे ध्यान रख के विशेष तौर पे जाएं। ठीक है, धन्यवाद।